Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we continue with the third part of Turing machines. So we start with the next topic, which is based on computing with Turing machines. Computing with Turing machines. So this topic is a bit of theoretical part and it consists of various mathematical proofs along with some definitions. So we'll see each of the definitions one by one. Computing with Turing machines. So computing with Turing machines means कि जब हम कोई भी इनपुट देते हैं ट्यूरिंग मशीन को, देन व्हाट इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लेके चलते हैं एंड किस स्टेट पे हम कहते हैं कि हाँ ट्यूरिंग मशीन ने इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लिया या इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को रिजेक्ट कर दिया. सो द फर्स्ट डेफिनेशन सेज दैट इफ M इज एनी ट्यूरिंग मशीन consisting of number of states, alphabet, transition, initial state and H which denotes the halting state is some Turing machine and W be some input which belongs to the alphabet set and हम लेके चल रहे हैं कि जो alphabet है उसमें हम blank को और जो left hand marker है उसको हम इसमें से हटा रहे हैं. उसके अलावा W कोई भी input हो सकती है जो हमारे alphabet को belong करे. Then the initial configuration of Turing machine M on input W is some state S, left hand marker, blank symbol and W. So अगर कोई M कोई भी ट्यूरिंग मशीन है और W कोई भी इनपुट है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हो कि इनपुट में हम ब्लैंक और लेफ्ट हैंड मार्कर को कंसिडर नहीं कर रहे, देन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M ऑन इनपुट W इज दिस. सो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम ट्यूरिंग मशीन की लेके चलते हैं. अब हम इसमें कुछ कंडीशंस लेके चल रहे हैं कि जो W है उसमें कोई भी ब्लैंक्स नहीं हो सकते. जो W है इट इज रिटन टू द राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड मार्कर. तो W को हम कहाँ पे लिखेंगे? इट विल बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड मार्कर और इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक होगा. एंड वी आर कंसिडरिंग कि जो हमारा रीड राइट हेड है वो करेंटली इस ब्लैंक के ऊपर पोजिशन्ड है विच इज बिटवीन दिस लेफ्ट हैंड मार्कर एंड द इनपुट W. नाउ विद दिस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वी एज्यूम कि हाउ ट्यूरिंग मशीन्स आर यूज्ड एज वेरियस लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स. इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे हम ये लेके चलते हैं कि ट्यूरिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन. सो फॉर दिस वी हैव अनदर डेफिनेशन or some other result which says that let M be a Turing machine with these things: states, alphabet, transition, initial state and the halting state. Be a Turing machine such that जो हमारा H है, H is the halting state. Now halting state is consisting of two symbols Y and N. Right? So basically H is the halting configuration which consists of two states, two halting states Y and N, where Y denotes yes and N denotes no. Right? Now we say that any halting configuration whose state component is Y is called accepting configuration. Accepting configuration, while a halting configuration whose state component is N is a rejecting configuration. So from this definition we can conclude कि अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन है M, वो एक्सेप्ट कर रही है इनपुट W को, उस इनपुट W को जिसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है जो हमने अभी देखी, अगर वो एक्सेप्ट कर रही है मीन्स इट यील्ड्स द एक्सेप्टिंग कॉन्फ़िगरेशन
और अगर m जो है वो रिजेक्ट करती है w को, if this particular configuration yields rejecting configuration. तो बेसिकली इसको अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेट करें तो उसमें क्या होता था, फाइनाइट ऑटोमेटा ये कहता था कि अगर आप किसी भी स्टेट में एंड में, अगर आप फाइनल स्टेट में एंड हो रहे हो तो आपकी इनपुट एक्सेप्ट हो रही है, फाइनल के अलावा आप किसी भी और स्टेट में एंड हो रहे हो, किसी भी नॉन फाइनल स्टेट में, तो आपकी इनपुट रिजेक्ट हो रही है। उसी तरह से ट्यूरिंग मशीन में भी हम कैसे डिसाइड करें कि आपकी कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हो रही है या कोई पर्टिकुलर इनपुट आपकी रिजेक्ट हो रही है, उसके लिए हमने हॉल्टिंग स्टेट्स के लिए दो स्टेट्स ले ली, एक y और एक n। अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन जब हॉल्ट कर रही है वो आपकी y स्टेट में हॉल्ट हो रही है तो हम कहते हैं कि आपकी वो एक्सेप्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन जो है वो हॉल्ट हो रही है n स्टेट में तो हम कहते हैं वो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हो रही है आपकी रिजेक्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। तो कोई भी ट्यूरिंग मशीन आपकी इनपुट w को तभी एक्सेप्ट करेगी अगर वो एक्सेप्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हॉल्ट हो रही है, और कोई भी ट्यूरिंग मशीन है आपकी इनपुट w को रिजेक्ट तब करेगी अगर वो रिजेक्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हॉल्ट हो रही है। Now from this we have another definition from which we come to the conclusion of what are recursive languages. So let this be any alphabet set. Now again this alphabet एक सबसेट है इस अल्फाबेट का जो हमने अभी प्रीवियसली लिया था कि अल्फाबेट में सारे सिंबल्स अलाउड है एक्सेप्ट द ब्लैंक एंड द लेफ्ट हैंड मार्कर। तो कोई एक दूसरा अल्फाबेट है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं अल्फाबेट विद दिस 0 और एंड दी सबस्क्रिप्ट, ये कोई भी सबसेट है इस अल्फाबेट का जो अभी हमने लिया है पीछे। नाउ दिस बी एन अल्फाबेट, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा कोई भी इनपुट अल्फाबेट है आपकी ट्यूरिंग मशीन m का, इनपुट अल्फाबेट ऑफ m। नाउ ट्यूरिंग मशीन m decides any language L which is a subset of this alphabet set that we have just taken above. तो कोई भी ट्यूरिंग मशीन m लैंग्वेज L को तब डिसाइड करेगी if for any string w which is belonging to this alphabet set the following statement is true. The following statement is true. And what is the statement? The statement says that if w belongs to the L then m accepts w, and if w does not belong to L then m rejects w। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इससे हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है डिसाइडेबिलिटी का। डिसाइडेबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में लेते थे कि कोई फाइनाइट ऑटोमेटा किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, उसी तरह उस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस को डिनोट करने के लिए हम ट्यूरिंग मशीन के केस में डिसाइडेबिलिटी देखते हैं। डिसाइडेबिलिटी का क्या मतलब है कि कोई भी ट्यूरिंग मशीन m आपकी किसी भी लैंग्वेज को तब डिसाइड करेगी अगर जो नीचे की फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो। स्टेटमेंट क्या है, अगर w इनपुट आपकी लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है तो उस केस में m उस w को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर w इनपुट लैंग्वेज को नहीं बिलोंग कर रही तो उस केस में m जो है उस इनपुट w को रिजेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर w बिलोंग कर रही है l को, m एक्सेप्ट कर रहा है w को, दैट मीन्स वो एंड हो रही है आपकी y होल्डिंग स्टेट में, और अगर w बिलोंग नहीं कर रहा लैंग्वेज l को तो m रिजेक्ट कर रही है w को, दैट मीन्स वो हॉल्ट हो रही है इन दी n कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स अ रिजेक्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तब हम कहते हैं दैट m डिसाइड्स द लैंग्वेज l, राइट। अब इस डिसाइडेबिलिटी से हमें एक नया कंक्लूजन मिलता है विच सेज a language L, we call any language L as recursive if there is a Turing machine that decides it. अब हमें डिसाइडेबिलिटी पता चल गया, तो अगर कोई भी ट्यूरिंग मशीन m है जो डिसाइड कर रही है किसी लैंग्वेज l को, तब हम कहते हैं लैंग्वेज l क्या है आपकी रिकर्सिव है। ठीक है, तो इस
तो सबसे पहले डिसाइडेबिलिटी, डिसाइडेबिलिटी क्या होता है? तो डिसाइडेबिलिटी इज कि अगर W बिलोंग करे लैंग्वेज L को देन M एक्सेप्ट W, इफ W डज नॉट बिलोंग टू L देन M रिजेक्ट्स W। अगर ये कंडीशंस ट्रू हैं तो हम कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन M जो है वो लैंग्वेज L को डिसाइड कर रही है, और अगर ट्यूरिंग मशीन M लैंग्वेज L को डिसाइड कर रही है देन वी से दैट द लैंग्वेज L इज रिकर्सिव। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल नाउ। सपोज हम लैंग्वेज एग्जांपल लेते हैं a to the power n, b to the power n, c to the power n. Now what kind of language is this? We know this is not a regular language. This is not regular. Then this is also non-context free. ये context free language भी ली है because we cannot write the context free grammar for this type of language. But this language is a recursive language. So let's see how. Recursive language का क्या मतलब है? Recursive language होने का क्या मतलब है कि कोई ना कोई ट्यूरिंग मशीन M जरूर होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस लैंग्वेज L को डिसाइड कर रही होगी, यानी कि उस ट्यूरिंग मशीन M में अगर कोई इनपुट इस लैंग्वेज L को बिलोंग कर रही है तो हम ट्यूरिंग मशीन M में एक्सेप्ट कर लेंगे उस W इनपुट को, और अगर कोई इनपुट लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही तो ट्यूरिंग मशीन M उस इनपुट को रिजेक्ट कर देगी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ रिकर्सिव लैंग्वेज। सो नाउ लेट्स, अगर यानी रिकर्सिव लैंग्वेज है तो यानी कोई ना कोई ट्यूरिंग मशीन M जरूर है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसको डिसाइड कर रही है। सो लेट्स ड्रॉ द ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज AN BN CN। सो पहले एक बार ड्रॉ करते हैं, देन वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन। BC आए या यहाँ पे कोई भी इनपुट आए या यहाँ पे कोई भी इनपुट आए, लीड्स टू N। सो अब ये हमारी ट्यूरिंग मशीन है, तो कोई पर्टिकुलर इनपुट लेते हैं पहले जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही हो, AN BN CN। So this is coming like this. So let's take the input AA, BB, CC। और अभी हमने पीछे देखा था कि जो भी आप इनपुट लोगे उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन विल बी लेफ्ट हैंड मार्कर ब्लैंक एंड दिस इज माय इनपुट W, और जो रीड राइट हेड होगा उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? इस ब्लैंक पे होगी। सो दिस इज माय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? राइट में मूव करो। तो हमने राइट में मूव किया, राइट में मूव करके मेरा रीड राइट हेड आ गया इस वाले A पे। रीड राइट हेड को यहाँ से हटा देते हैं, रीड राइट हेड आ गया इस A पे। नाउ इट सेज रीड राइट, आपने राइट में मूव किया, अगर सिंबल A है, ये सिंबल इज A, तो आप क्या करो? उसको D से रिप्लेस कर दो। तो इस सिंबल A की जगह हमने लिख दिया D। देन फिर से राइट में मूव करो, फिर से राइट में मूव करा तो रीड राइट हाइट राइट की जो पोजीशन है वो आ गई इस A पे BB CC। तो रीड राइट हेड इज नाउ ऑन दिस A। नाउ इट सेज अगर A या D में से कुछ भी है तो आप राइट में ही मूव करते रहो। तो A है तो फिर से हम राइट में मूव करेंगे, तो रीड राइट हेड की पोजीशन आ गई इस B पे। अब क्या? अब B आया तो अब हम क्या करेंगे? इस B को फिर से रिप्लेस कर दो D से। B को रिप्लेस कर दिया D से और राइट में मूव कर गए, राइट में मूव करके हम आ गए इस वाले B पे। तो रीड राइट हेड अब करेंटली पोजीशन कर रहा है इस सेकंड वाले B को। नाउ इट सेज राइट में मूव करो, अगर ये B या D में से कुछ भी है तो B है तो फिर से राइट में मूव करें, तो अब हम आ गए इस वाले C पे। देन C है तो आप क्या करो? उसको D से रिप्लेस कर दो, D से रिप्लेस कर दिया। देन लेफ्ट विद अ सबस्क्रिप्ट में है ब्लैंक, तो दैट मीन्स लेफ्ट में आओ जब तक आपको ब्लैंक नहीं मिल जाता। तो वो लेफ्ट में आएंगे जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिल जाता, तो अब हम आ गए इस पे। तो यानी कि एक फर्स्ट साइकिल करने के बाद हम आ गए इस पे और हमारा टेप का स्टेटस हो गया ये। एक B, एक A और एक C, तीनों कन्वर्ट हो चुके हैं D में। दिस इज ऑल्सो D।
then B, then D and then C. So this is my current status. अब ये कहता है राइट में आओ. अगर आपको D मिल रहा है तो आप राइट में आओ. तो हम पहले राइट में मूव करेंगे. हमने राइट में मूव किया, ये आ गया. अब D मिला हमें. जब D मिलता रह रहा है तो आप राइट में मूव करते जाओ. तो D मिला, हम राइट में मूव करें. रीड राइट हेड आ गया यहाँ पे. A मिला तो आप A को रिप्लेस कर दो D से. देन फिर से राइट में मूव कर जाओ. हम आ गए इस वाले D पे. देन D राइट मूव करो. A या D में से कुछ भी मिल रहा है तो आप राइट ही मूव करते रहो. D मिल रहा है तो हम राइट मूव करें. हम आ गए इस B पे. B आया तो B को रिप्लेस कर दो D से. B रिप्लेस हो गया D से. देन फिर से राइट में मूव करो. राइट में मूव करें. हम आ गए इस D पे. B या D में से कुछ भी मिल रहा है तो आप राइट में ही मूव करते रहो. तो D मिला तो हम फिर से राइट में मूव कर गए. हम आ गए C पे. C मिल रहा है तो आप क्या करो, उसको D से रिप्लेस कर दो. हमने D से रिप्लेस कर दिया. देन लेफ्ट में आ जाओ फिर से, जब तक लेफ्ट हैंड ब्लैंक नहीं मिल जाता. तो हम आ गए फिर से इस लेफ्ट हैंड ब्लैंक पे. तो सेकंड साइकिल के बाद हमारा टेप का स्टेटस हो गया. हम आ गए इस ब्लैंक पे. और जितने भी पहले वाली साइकिल में पहला A, पहला B, पहला C कन्वर्ट हो गए थे D में. दूसरी वाली साइकिल में दूसरा A, दूसरा B, दूसरा C कन्वर्ट हो गए D में. अब ये स्टेटस है इनपुट टेप का. अब ये कह रहे हैं कि आप राइट में मूव करो. राइट में मूव करें तो हम आए इस D पे. अब ये D मिलते जा रहे हैं हमें सारे. और ये कह रहे हैं जब तक D मिल रहे हैं आप राइट में ही मूव करते रहो. D मिला, फिर से राइट में मूव कर गए. D मिला, फिर से राइट में मूव कर गए. D मिला, फिर से राइट. D मिला, फिर से राइट. D मिला, फिर से राइट. देन एंड में क्या है यहाँ पे, इसके बाद क्या, इनपुट के बाद सारे ब्लैंक्स होंगे. अब क्या मिला हमें, ब्लैंक मिला. रीड राइट हेड आ गया इस ब्लैंक पे. ब्लैंक मिल रहा है तो आपकी इनपुट स्टेट क्या कह रही है, वाई में एंड हो गए. दैट मीन्स हम हॉल्ट कर जाएंगे. और किस कॉन्फ़िगरेशन में हमने हॉल्ट किया, वाई में. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर इनपुट क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी. राइट. सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर इनपुट विल बी एक्सेप्टेड. अब ये तो हमने उस इनपुट स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया जो इस लैंग्वेज एल को बिलोंग कर रही थी. राइट. डिसाइडेबिलिटी के केस में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई इनपुट बिलोंग कर रही है तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन M एक्सेप्ट करे उसको, और नहीं बिलोंग करी तो रिजेक्ट करे. तो अब एक रिजेक्ट वाला एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने इनपुट टेप में एग्जांपल लिया एज दिस. राइट. अब ये पर्टिकुलर इनपुट तो रिजेक्ट होनी चाहिए. इसको देखते हैं. सबसे पहले क्या कहते हैं, आप राइट मूव करो. राइट मूव करे तो इन रीड राइट हेड आ गया इससे हट के इस A पे. देन ये क्या कहते हैं, देन D है तो राइट में मूव करते रहो. अदरवाइज A है तो उसको D से रिप्लेस कर दो. तो A है तो उसको D से रिप्लेस कर दिया हमने. देन कहता है फिर से राइट में मूव करो. फिर से राइट में मूव किया, हमें ये वाला A मिल गया. देन A या D में से कुछ भी मिल रहा है तो आप राइट में मूव करो. तो A मिला तो फिर से राइट में मूव कर जाएंगे. हम इस B पे आ गए. देन B मिला तो उसको रिप्लेस कर दो D से. B मिला तो हमने इस B को रिप्लेस कर दिया D से. देन फिर से राइट में मूव कर जाओ. फिर से राइट में मूव कर गए, हमें मिला C. B या D में से कुछ भी है तो आप राइट में मूव करते रहो. अदरवाइज C है तो आप उसको D से रिप्लेस कर दो. C है तो हमने उसको D से रिप्लेस कर दिया. इसके बाद क्या है, ब्लैंक. अब D से रिप्लेस कर दिया. अब ये कह रहा है वापस लेफ्ट में जाओ जब तक आपको ब्लैंक नहीं मिल जाता. तो हम लेफ्ट में गए जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिल जाता. रीड राइट हेड आ गया वापस इस वाले ब्लैंक पे. नाउ अब ये कहते हैं राइट मूव करो. राइट मूव करे तो हमें मिल गया ये D. अब ये कहते हैं D मिला है तो फिर से राइट मूव करो. D मिल रहा है, फिर से राइट मूव किया, हमें मिल गया ये वाला A. A मिला तो इसको D से रिप्लेस कर दो. फिर से राइट मूव किया, हम आ गए सेकंड वाले इस वाले D पे. नाउ D मिला है हमें, फिर से राइट में मूव कर गए, इस वाले D पे आ गए. फिर से D मिला, राइट मूव कर गए, हमें मिला ये ब्लैंक. अब अगर हमें ब्लैंक मिल रहा है इस स्टेट पे तो हम किस में आ जाएंगे, N कॉन्फ़िगरेशन में. तो दिस पर्टिकुलर इनपुट इज रिजेक्टेड. राइट. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इस ट्यूरिंग मशीन में सबसे पहले आप पहला A पहला B जो भी आपकी लेटर्स इसको बिलोंग कर रही होंगी, चाहे आपका ABC है, चाहे AA, BB, CC है, चाहे AAA, BBB, CCC है. तो जो भी पहला A पहला B पहला C होगा, पहली आइटरेशन में वो सारे D में कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट. सेकेंड आइटरेशन में दूसरे वाले B C कन्वर्ट हो जाएंगे. थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में थर्ड A B C कन्वर्ट हो जाएंगे. तो अगर उनका काउंट जो है वो सिमिलर है तो सारे D हो जाएंगे. और एंड में आप इस वाली पोजीशन पे आ जाओगे जब आपको ब्लैंक मिलेगा और आप Y स्टेट में आ जाओगे. दैट मीन्स इनपुट इज एक्सेप्टेड. बट अगर किसी भी स्टेट पे ऐसा है कि एक A ज़्यादा है,
या बी ज़्यादा है या सी ज़्यादा है, तो क्या होगा, आप ऑलवेज एन वाली स्टेट पे ही एंड करोगे। अब सपोज हम इस इनपुट के लिए देखते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले राइट में मूव करा, हम ए पे आ गए, ए है तो उसको डी में कन्वर्ट कर दिया, देन राइट में मूव करा, ए या डी में से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या मिल रहा है, बी, बी को डी से रिप्लेस कर दिया, देन फिर से राइट में मूव करें, हम आ गए इस बी पे, बी मिल रहा है, फिर से राइट में मूव करें, हम आ गए इस सी पे, सी को किससे रिप्लेस कर दिया, डी से रिप्लेस कर दिया, फिर से लेफ्ट में गए, जब तक ब्लैंक नहीं मिल जाता यहाँ पे आ गए, देन ये क्या कह रहे हैं, राइट मूव करा, डी मिला, राइट मूव करे, फिर से डी मिला, देन राइट मूव करें, हमें बी मिल रहा है, अब बी तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बी है, तो इस केस में क्या होगा, आप इस वाले पाथ को फॉलो करके इस नोवा पे आ जाओगे, राइट। तो अगर आपको कोई बी या सी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप यहाँ से आ जाओगे, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है कि बीच में, तो भी आप एन वाली कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओगे, या फिर अगर आप यहाँ पे अगर हमें स्टार्टिंग में ए मिल रहा है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, बी सी अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो नो में आ जाएंगे। यहाँ पे जब आप आइट्रेट कर रहे हो, ए या डी में से कुछ भी मिल रहा है तो आप राइट मूव करते जाओगे, बी मिला तो आप आगे चले जाओगे, सी या ब्लैंक अगर यहाँ पे मिल रहा है फिर भी नो में आ जाओगे। यहाँ पे बी या डी मिल रहा है तो राइट मूव करते जाओ, सी मिल रहा है तो आप उसको डी से रिप्लेस कर दो, अगर आपको ए या ब्लैंक में से कुछ मिल रहा है तो भी आप नो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ। तो यानी कि हर एक इनपुट जो आपकी लैंग्वेज को बिलोंग करेगी उसके लिए ट्यूरिंग मशीन वाई पे होल्ड करेगी, और हर एक इनपुट जो इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही उसके लिए आप एन में होल्ड करेगी। तो दैट मीन्स दिस ट्यूरिंग मशीन एम decides the language L, hence the language L is recursive. So this particular language AN, BN, CN is recursive language. We come to the next topic now, which is recursive functions. So from recursive languages we come to recursive functions now. Recursive functions का क्या मतलब है? Let M be any Turing machine be a Turing machine. Let this be the alphabet now suppose Turing machine M halts on input W and that सपोज हम लेके चल रहे हैं कि जब ट्यूरिंग मशीन M हॉल्ट करे ऑन इनपुट W, तो ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, एंड आफ्टर हॉल्टिंग दिस इज द स्टेटस ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। स्टेट रिप्लेस हो गई H से, विच इज द हॉल्टिंग स्टेट, head read write head position on this blank, and W is replaced by this symbol Y. Now what is Y over here? Y is called the output. Y को हम कह रहे हैं Y is the output of Turing machine M on input W. जब हमने input W ली और जब Turing machine halt करी तो Y is our output, and this is denoted as M of W. तो M of W का क्या मतलब है? M of W का मतलब है कि जब ट्यूरिंग मशीन M हॉल्ट करती है ऑन इनपुट W, then Y is called the output and this is denoted by this symbol M of W. So basically M of W आपको क्या डिफाइन कर रहा है? M of W is defined if M halts on input W. तो अगर ट्यूरिंग मशीन M W इनपुट पे हॉल्ट कर रही है तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं थ्रू दिस सिंबल M of W, right? So now from this let's come what are recursive functions. So let f be any function from this alphabet to this alphabet. Let f be any function. Turing machine M computes this function f if for all the W which are belonging to the alphabet
m of w is equals to f of w. इसका क्या मतलब है? It means m of w का हमें मतलब पता है, m of w basically means m halts on input w. So m of w is equals to f of w का क्या मतलब है? It means m halts on input w, and when it halts, its tape contains the string this. So basically f अगर मेरा कोई भी फंक्शन है, हम कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन m इस फंक्शन f को कंप्यूट कर रही है, मतलब m of w is equals to f of w means m अगर होल्ड कर रही है ऑन इनपुट w, m is halting on input w, और जब ट्यूरिंग मशीन m होल्ड कर रही है, then the content of the tapes are this, right? So basically function f is called recursive if there is a Turing machine m that computes f. हमने देखा था अभी, कोई भी लैंग्वेज एल रिकर्सिव तब होती है अगर ट्यूरिंग मशीन m उस लैंग्वेज एल को डिसाइड कर रही है. तो कोई भी फंक्शन f रिकर्सिव तब होगा अगर कोई भी ट्यूरिंग मशीन m है जो उस फंक्शन को कंप्यूट कर रही है, राइट? और कंप्यूट करने से हमारा क्या मतलब है कि अगर ट्यूरिंग मशीन m होल्ड कर रही है ऑन इनपुट w, अगर उसके टेप के कंटेंट्स जो है वो इक्विवेलेंट है टू दिस, एंड वी एज्यूम कि जो टेप के कंटेंट्स हैं, दैट मीन्स m of w is equals to f of w. m of w means that m is halting on input w, and f of w means the function f जो ये ट्यूरिंग मशीन m जो है वो कंप्यूट कर रही है. So if this is true, we say that the function f is recursive. अब हम कैसे कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन m कोई भी फंक्शन को कंप्यूट कर रही है? उसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज हम डिजाइन करते हैं कैसी मशीन, design a machine that computes the successor function. Successor function means अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू n है तो हम इस ट्यूरिंग मशीन m से ये फंक्शन कंप्यूट कर सकते हैं, राइट? अगर मेरे पास n की वैल्यू गिवन है तो इससे नेक्स्ट सक्सीडिंग वैल्यू क्या होगी? n+1. उससे नेक्स्ट सक्सीडिंग वैल्यू क्या होगी? n+2. नेक्स्ट सक्सीडिंग वैल्यू n+3. तो हम एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं जो इस फंक्शन को कंप्यूट कर रही है, right? And since this Turing machine m is computing this function, we say that this function is recursive. अब कैसे हम इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं? सपोज हम बना रहे हैं सक्सेसर फंक्शन के लिए, विच इज डिनोटेड बाय दिस. दैट मीन्स हम सक्सीडिंग वैल्यूज को कंप्यूट कर रहे हैं बाइनरी में. तो सपोज अगर मेरे पास इस टाइप से कोई ट्यूरिंग मशीन गिवन है, अगर 0 है तो उसको रिप्लेस कर दो 1 से, अगर 1 है तो 0 से, एंड कीप ऑन लूपिंग. और अगर ब्लैंक है तो रिप्लेस कर दो 1 से. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास सपोज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है लाइक दिस 1001, राइट? और इसके बाद क्या है? ब्लैंक. तो सबसे पहले राइट में मूव करो जब तक ब्लैंक नहीं मिल जाता. राइट में मूव करो जब तक ब्लैंक नहीं मिल जाता. तो हम आ गए रीड राइट हेड इस वाले ब्लैंक पे. इस वाले ब्लैंक पे आ गए हम. अब ये कह रहे हैं लेफ्ट मूव करो. लेफ्ट मूव करे तो हम आ गए इस 1 पे. 1 मूव करा, 1 पे आए. अब ये क्या कह रहे हैं, अगर 1 है तो उसको 0 से रिप्लेस कर दो. 1 है तो उसको 0 से रिप्लेस कर दिया. फिर से हम एल आए, फिर से हम लेफ्ट में चले गए. अगर 0 है तो इसको 1 से रिप्लेस कर दो. 0 है तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 से, एंड वी होल्ड. तो हमारी ट्यूरिंग मशीन की अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1010. तो हमने स्टार्ट किया था कॉन्फ़िगरेशन 1001 से, हमें आउटपुट मिला 1010. सो दिस इज द सक्सीडिंग वैल्यू. बाइनरी में दिस वैल्यू इज इंडिकेटिंग डेसिमल वैल्यू क्या है इसकी? 9. डेसिमल वैल्यू इसकी क्या है? 10. सो दिस इज द सक्सीडिंग वैल्यू जो है कंप्यूट कर रहा है, राइट? तो ये ट्यूरिंग मशीन क्या कर रही है? ये ट्यूरिंग मशीन m जो है सक्सीडिंग वैल्यूज को कंप्यूट कर रही है, विच इज डिनोटेड बाय दिस सक्सेसर फंक्शन, राइट? तो इसीलिए ये सक्सेसर फंक्शन हम क्या कह रहे हैं? दिस इज अ रिकर्सिव टाइप ऑफ फंक्शन.
और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। अब मेरे पास ये इनपुट है, रीड राइट हेड है, इस पे सबसे पहले राइट में जाओ, जब तक ब्लैंक नहीं मिल जाता हम इस ब्लैंक पे आ गए, लेफ्ट में मूव करो हम इस 0 पे आ गए, देन 0 है तो उसको रिप्लेस कर दो 1 से एंड होल्ड। अभी हो गया 1011। 1011 क्या है? द नेक्स्ट सक्सीडिंग वैल्यू आफ्टर 1010। अगर मेरे पास सपोज इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में सारे वंस हैं, राइट, अब इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें एक वैल्यू जो है, एक डिजिट और ऐड हो जाएगी, राइट। इसको देखते हैं कैसे होगा। हम ब्लैंक पे है, सबसे पहले राइट में आ जाओ, जब तक ब्लैंक नहीं मिल जाता हम इस ब्लैंक पे आ गए, देन ये कहते हैं लेफ्ट पे आओ, हम इस 1 पे आए, 1 है तो इसको रिप्लेस कर दो 0 से, फिर से लेफ्ट में आओ, 1 है रिप्लेस कर दो 0 से, फिर से लेफ्ट पे आओ, 1 है रिप्लेस कर दो 0 से, फिर से लेफ्ट पे आओ, 1 है रिप्लेस कर दो 0 से, फिर से लेफ्ट पे आओ, अब हमें मिला ब्लैंक, ब्लैंक मिला तो हम क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे 1 से। So this is how the new value will be added. So basically it will write a 1 in place of blank and then it will hold. So basically इस ट्यूरिंग मशीन में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले राइट एंड में मूव करते जा रहे हैं जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिल जाता। ब्लैंक मिला, हम एक पोजीशन लेफ्ट पे आए, अगर वो 1 है तो उसको 0 से रिप्लेस करते जाओ, जब जब हमें 1 मिलता जा रहा है हम उसको 0 से रिप्लेस करते जा रहे हैं, राइट। कोई भी 0 मिल रहा है तो आप उसे 1 से रिप्लेस कर दो और होल्ड कर दो। बट अगर आपको सारी 1s मिलते जा रहे हैं, सारे 1 मिला उसको 0 कर दिया, 1 मिला 0, 1 मिला 0, 1 मिला 0, अब एक पॉइंट क्या आएगा, जब हम बिल्कुल लेफ्ट एंड मार्कर पे पहुंच जाएंगे, उससे एक पहले वाला जो ब्लैंक है उस पे पहुंच जाएंगे। अब अगर जो ब्लैंक आ रहा है तो अब आप क्या करो, अब आप उसको 1 से रिप्लेस कर दो ताकि हम एक डिजिट को और एक्स्ट्रा इसमें इंट्रोड्यूस कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, अब उस ब्लैंक को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया और अब अपनी एंटायर स्ट्रिंग को राइट में शिफ्ट कर दोगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक SR सिंबल जो इंडिकेट कर रहा है कि वंस योर स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल वंस, देन वी आर रिप्लेसिंग ऑल द वंस विद जीरोस, एंड जो आपका ब्लैंक है उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा डिजिट एंड मूव द एंटायर स्ट्रिंग और द एंटायर इनपुट टुवर्ड्स द राइट। तो अब आपकी अगर इनपुट ये थी तो अब इनपुट नेक्स्ट क्या बन जाएगी, 0 0 0 0 1, और क्योंकि राइट में शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे एक ब्लैंक और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। So this is how we keep on going and this is the meaning of this Turing machine. Coming to the next part now, which is recursively enumerable language. तो अब तक हमने recursive language देख लिया क्या होता है, हमने recursive functions देख लिए क्या होते हैं। Now we come to the next topic, which is recursively enumerable language. Now what do we mean by this? Recursively enumerable language means let M be any Turing machine consisting of these, be a Turing machine. Let this be any alphabet symbol which is belonging to the alphabet minus the blank and the left hand marker, be an alphabet, and let L be a subset of this alphabet, be any language. Now अगर रिकर्सिव लैंग्वेज होती है तो उसके लिए हम कहते हैं कि M decides the language L and that language L is recursive. In case of recursively enumerable language, we say that M semi-decides the language L if for any string W which is belonging to this alphabet the following is true. तो कब हम कहेंगे कि M ट्यूरिंग मशीन सेमी डिसाइड कर रही है किसी भी लैंग्वेज L को, और अगर सेमी डिसाइड कर रही है तो वी से दैट द लैंग्वेज L इज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। सो सेमी डिसाइड वो तब करेगी अगर कोई भी इनपुट W जो लैंग्वेज L को बिलोंग कर रही है, इफ एंड ओनली इफ M होल्ड्स ऑन इनपुट W। तो कोई भी ट्यूरिंग मशीन M सेमी डिसाइड
कब करेगी लैंग्वेज L को? इफ फॉर एनी इनपुट दैट इज बिलोंगिंग टू L, for any input that is belonging to the language L, if and only if M halts on that input W. अगर कोई भी इनपुट लैंग्वेज L को बिलोंग तभी करेगी अगर ट्यूरिंग मशीन M उस इनपुट पे हॉल्ट करे. अगर वो हॉल्ट नहीं कर रही तो वो रिजेक्टिंग स्टेट में आ रही है. बट सेमी डिसाइड करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर इनपुट को जो लैंग्वेज L को बिलोंग कर रही है, ट्यूरिंग मशीन M को उस इनपुट पे क्या होना पड़ेगा? हॉल्ट होना पड़ेगा. तभी हम कहेंगे दैट द ट्यूरिंग मशीन M सेमी डिसाइड्स L, and if it semi decides L, we say that the language L is recursively enumerable. So a language L is recursively enumerable if and only if there is a Turing machine M that semi-decides language L. Now let's take an example of semi-decidability. Suppose हमें कोई भी language given as W belonging to, this is my, let's say, the alphabet. Now the language L is that W contains at least 1A. ये हमारी लैंग्वेज है, राइट? तो सेमी डिसाइड करने के लिए कोई भी ट्यूरिंग मशीन M इस लैंग्वेज को सेमी डिसाइड तब करेगी अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट W के लिए, जो भी इनपुट है, ट्यूरिंग मशीन उस पर्टिकुलर इनपुट पे क्या करे? हॉल्ट करे. और अगर सेमी डिसाइड कर रही है तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज L क्या है? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है. सो तो लेट्स से हम इस लैंग्वेज L के लिए एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं जो इस लैंग्वेज L को सेमी डिसाइड कर रही हो. सो ट्यूरिंग मशीन M फॉर दिस लैंग्वेज L जो इसको सेमी डिसाइड कर रही हो इज दिस. तो ये कह रहे हैं L लैंग्वेज है जिसमें कम से कम A के होना चाहिए, है ना? तो हम राइट में मूव करते जाए जब तक हमें कोई A नहीं मिल रहा, राइट? अगर हमें A के अलावा कोई भी दूसरा सिंबल मिल रहा है तो हम राइट में मूव करते जाएंगे. यानी कि हम फॉरएवर लूप ही करते जाएंगे अगर हमारी कोई स्ट्रिंग में A है ही नहीं तो, राइट? बट अगर हमें एक भी A मिल जाएगा तो हम क्या कर जाएंगे? हम हॉल्ट कर जाएंगे उस पे. तो दिस मशीन when started in the configuration, let's say this is my input configuration, initial configuration. So basically what we are doing, we are scanning to the right until an A is found, right? So if you find any other symbol besides A, then keep on moving right. The moment you find an A, it halts, right? तो सेमी डिसाइड कब करती है? अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट जो उस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है उस पर्टिकुलर इनपुट पे ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर रही है. तो अगर हम कोई भी इनपुट इसको देते हैं, लेट्स से AAB अगर मैंने इसको इनपुट दिया तो क्या होगा? राइट, हमने ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ब्लैंक है, हम इस पे है. राइट में मूव करा, A है तो क्या कर जाएंगे? हॉल्ट कर जाएंगे. तो ये पर्टिकुलर इनपुट बिलोंग कर रही है तो हम हॉल्ट भी कर गए. बट अगर मैंने कोई इनपुट लिया, लेट्स से ओनली B, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ B की स्ट्रिंग है, लेट्स से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट में मूव करे, A नहीं है, फिर से राइट में मूव करे, A नहीं है, फिर से राइट में मूव करे, A नहीं है. तो ये फॉरएवर लूप में ही हम अटके रह जाएंगे, राइट? तो इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए ट्यूरिंग मशीन कभी हॉल्ट ही नहीं करेगी, राइट? क्योंकि ये इनपुट लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं कर रही है. सो वी से दैट दिस लैंग्वेज L इज बीइंग सेमी डिसाइडेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन M. So if no A is found, the machine goes on forever into the blanks, never halting, right? So L is exactly the set of strings W which are belonging to this particular alphabet set such that M halts on input W, right?
and since M is getting halted on input W, we say that M semi-decides language L, and since L is being semi-decided by M, L is recursively enumerable. Now from this we come to another conclusion which says that if a language is recursive, then it is recursively enumerable. अगर कोई language recursive है तो वो recursively enumerable भी होगी. Now how can we say this? हमें पता है कोई भी लैंग्वेज एल रिकर्सिव तब होती है जब अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट बिलोंग कर रही है एल को, तो एम जो है वो आपकी होल्ड करे एक्सेप्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, और अगर डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज एल देन एम होल्ड्स इन द रिजेक्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. और कोई भी लैंग्वेज एल रिकर्सिवली एन्यूमरेबल तब होती है अगर ट्यूरिंग मशीन एम जो पर्टिकुलर इनपुट लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है उसके लिए होल्ड करे, तो हम कहेंगे कि वो लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है. So let's say in order to prove this, now if we are given with any Turing machine M with this as the status and halting configuration given by this, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिव है, तो halting configuration में क्या है, हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक y और एक n. Now if given any Turing machine M that decides language L, अगर कोई भी हमारे पास ट्यूरिंग मशीन M है जो लैंग्वेज L को डिसाइड कर रही है, अब ये तो हमें गिवन ही है स्टेटमेंट में कि लैंग्वेज आपकी रिकर्सिव है. रिकर्सिव है तो दैट मीन्स ट्यूरिंग मशीन M इस लैंग्वेज L को डिसाइड कर रही है. डिसाइड करने का क्या मतलब है, जो इनपुट बिलोंग कर रही है उसके लिए भी होल्ड कर रही है, जो इनपुट नहीं बिलोंग कर रही है उसके लिए भी होल्ड कर रही है. बट बिलोंग करने वाले के लिए होल्ड कर रही है y कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं बिलोंग करने वालों के लिए होल्ड कर रही है n कॉन्फ़िगरेशन में. नाउ वी से दैट सेमी डिसाइडेबिलिटी के लिए हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक और ट्यूरिंग मशीन है. वी डिफाइन अनदर ट्यूरिंग मशीन m डैश. नाउ दिस m डैश को हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कंसिडर कर रहे, इसको हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं एक दूसरी ट्यूरिंग मशीन m को डिनोट करने के लिए. तो m एक ट्यूरिंग मशीन है जो डिसाइड कर रही है लैंग्वेज l को. एक m डैश भी ट्यूरिंग मशीन है दैट सेमी डिसाइड्स l, जो इस लैंग्वेज l को सेमी डिसाइड कर रही है. सेमी डिसाइड करने का क्या मतलब है कि ट्यूरिंग मशीन m जो है m डैश, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये. वहां पे हमारे पास दो स्टेट्स थी y और n, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है y जो एक्सेप्टिंग वाली है. ठीक है, तो अगर लैंग्वेज L आपकी रिकर्सिव है, लैंग्वेज L अगर मेरी रिकर्सिव है तो इसका क्या मतलब है, जो इनपुट बिलोंग कर रही है उसके लिए होल्ड कर रहे हैं y में, जो इनपुट नहीं बिलोंग कर रहे उसके लिए होल्ड कर रहे हैं n में. यानी कि जो बिलोंग करने वाले इनपुट है उसके लिए ट्यूरिंग मशीन तो आपकी होल्ड कर ही रही है, ये तो हम कह ही सकते हैं. और यही हमें सेमी डिसाइडेबिलिटी के लिए चाहिए होता है कि अगर इनपुट आपकी बिलोंग कर रही है तो आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो होल्ड करनी चाहिए, राइट. तो हर एक लैंग्वेज जो आपकी रिकर्सिव होगी वो इम्प्लिसिटली रिकर्सिवली एन्यूमरेबल तो होगी ही होगी, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन एम उस लैंग्वेज को सेमी डिसाइड तो कर ही रही है बाय होल्टिंग ऑन ऑल दोज इनपुट्स जो बिलोंग कर रही है लैंग्वेज एल को, राइट. तो इससे हम क्या कह सकते हैं दैट इफ एम decides the language L, then M dash, the other Turing machine, semi decides L because M dash accepts the same input as M, right. तो इससे हम क्या कह सकते हैं that if M accept some input then m dash, अगर ट्यूरिंग मशीन m एक्सेप्ट कर रही है कोई भी इनपुट को then m dash is halting on that input, and if m
rejects the input W, then M dash does not halt on W. राइट, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि हर एक लैंग्वेज जो आपकी रिकर्सिव होगी वो आपकी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल तो होगी ही होगी, बट जो इसका रिवर्स है दैट इज नॉट ट्रू. देर आर सम रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज दैट आर नॉट रिकर्सिव. हो सकता है हमारे पास ऐसी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज हो जो आपकी रिकर्सिव ना हो, बिकॉज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए जरूरी नहीं कि वो जो इनपुट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हॉल्ट करे ही करे, बट रिकर्सिव होने के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जिन इनपुट्स को वो रिजेक्ट कर रही है उसके लिए हॉल्ट करना जरूरी होता है. सो देर आर सम रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस दैट आर नॉट रिकर्सिव. That are not recursive. Now we come to another property of Turing machines, another conclusion which says that recursive languages are closed under complement. Closed under complement का मतलब कि अगर कोई लैंग्वेज रिकर्सिव है तो उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी रिकर्सिव होगा. सो इफ L इज रिकर्सिव, if L is a recursive language, then its complement L dash is also recursive. Now this statement can be asked to prove also. तो इसका हम प्रूफ कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई लैंग्वेज जो है वो रिकर्सिव है, राइट, अगर वो लैंग्वेज रिकर्सिव है दैट मीन्स इफ L is decided by some Turing machine M, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं लाइक दिस, राइट. तो अगर लैंग्वेज L रिकर्सिव है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारी ट्यूरिंग मशीन है जो इस लैंग्वेज L को डिसाइड कर रही है, एंड दिस ट्यूरिंग मशीन इज डिनोटेड बाय दिस. देन L डैश का क्या मतलब है? दिस इज द L कॉम्प्लीमेंट. तो इस लैंग्वेज का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज डिसाइडेड बाय द ट्यूरिंग मशीन. L के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ट्यूरिंग मशीन है जो इसको डिसाइड कर रही है. L कॉम्प्लीमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है एक M बार which is denoted like this, जो इस L complement language को डिसाइड कर रही है, right? So which is identical to M except अब दोनों ट्यूरिंग मशीन्स में डिफरेंस क्या होगा कि जो पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए वो y में होल्ड कर रही थी और जो पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए वो n में होल्ड कर ली थी उनका स्टेटस खाली रिवर्स हो गया, राइट. तो जो पर्टिकुलर इनपुट यहाँ पे y में होल्ड कर रही थी वही पर्टिकुलर इनपुट यहाँ पे n में होल्ड करे, और जो पर्टिकुलर इनपुट यहाँ n में होल्ड कर रही थी वो पर्टिकुलर इनपुट इस m कॉम्प्लीमेंट के केस में y में होल्ड करे. सो राइट, सो दोनों ट्यूरिंग मशीन्स आपकी आइडेंटिकल है एक्सेप्ट दैट द रोल्स ऑफ द होल्डिंग स्टेट्स हैव बीन रिवर्स्ड, except that it reverses the roles of the halting states y and n. y and n. तो नाउ अब हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज हम ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करें अगर इसके लिए कोई भी स्टेट है Q, कोई भी आपका अल्फाबेट है लेट्स से A, वो होल्ड कर रहा है N स्टेट में इफ पुराने वाले ट्यूरिंग मशीन के केस में इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए वो होल्ड कर रहा था Y स्टेट में, तो कॉम्प्लीमेंट वाली ट्यूरिंग मशीन के लिए वो होल्ड करेगा N में, और कॉम्प्लीमेंट वाली ट्यूरिंग मशीन में वो होल्ड करेगा Y में इफ नॉन कॉम्प्लीमेंट वाली ट्यूरिंग मशीन में सेम इनपुट के लिए वो होल्ड कर रहा था N में, राइट. और इसके अलावा जो है दे आर फॉर अदरवाइज अदर इनपुट. सो M डैश फॉर द इनपुट W इज इक्वल टू Y इफ एंड ओनली इफ M फॉर द सेम इनपुट होल्ड्स इन N.
सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि m डैश डिसाइड कर रही है लैंग्वेज L कॉम्प्लीमेंट को, एंड सिंस इट इज डिसाइडिंग सो वी से दैट द कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज इज ऑल्सो रिकर्सिव। तो अगर आपकी कोई लैंग्वेज L रिकर्सिव है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिव होगा, क्योंकि सेम ट्यूरिंग मशीन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, बट द डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ हॉल्टिंग स्टेट्स का जो रोल है दैट हैज बीन रिवर्स्ड। वहां पे y वाला अब n बन जाएगा और वहां पे n वाला y बन जाएगा, रेस्ट रिमेन सेम। तो वही ट्यूरिंग मशीन आपकी डिसाइड कर रही है लैंग्वेज L कॉम्प्लीमेंट को, एंड सिंस डिसाइड कर रही है लैंग्वेज L कॉम्प्लीमेंट को, वी से दैट द लैंग्वेज L कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो रिकर्सिव। सो इससे हमें एक और कंक्लूजन मिलता है दैट रिकर्सिव लैंग्वेजेस क्लोज होती है अंदर कॉम्प्लीमेंट, बट जो आपकी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज होती हैं दे आर नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मेक सेंस ऑल्सो। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज के केस में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर इनपुट बिलोंग कर रही है अगर लैंग्वेज को, तो वो हॉल्ट करनी चाहिए उस पर्टिकुलर इनपुट को। अगर हॉल्ट करेगी तो ही वो लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है, तो ही हम कहेंगे कि वो लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज है। बट कॉम्प्लीमेंट के केस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल केस में कोई भी ट्यूरिंग मशीन m है, वो क्या होगी, कोई भी ट्यूरिंग मशीन m जो होगी वो हॉल्ट करेगी फॉर एवरी इनपुट दैट बिलोंग टू द लैंग्वेज L, right? And it either rejects or runs forever for all those inputs that does not belong to the language L. अगर ये ट्रू है तो हम कहते हैं लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है। बिलोंग करने पे हॉल्ट होनी चाहिए, और नहीं बिलोंग करने पे या तो वो रिजेक्ट कर दे या फिर इट लूप्स ऑन फॉरएवर ऑन दैट पर्टिकुलर इनपुट, जो हमने अभी पीछे एग्जांपल भी देखा था। अब कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, स्टेटस रिवर्स हो जाएगा फॉर ऑल दोज इनपुट्स जो लैंग्वेज L को बिलोंग कर रही थी, राइट? उस केस में रिकर्सिवली एन्यूमरेबल के केस में तो वो ट्यूरिंग मशीन उस केस में हॉल्ट कर जाएगी। कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, जो लैंग्वेजेस यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही हैं वो कॉम्प्लीमेंट के केस में रिजेक्ट होनी चाहिए, और जो लैंग्वेजेस यहाँ पे रिजेक्ट होनी चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। बट ट्यूरिंग मशीन M जो है आपकी, अगर कोई लैंग्वेज L आपकी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है और वो उन इनपुट्स को रिजेक्ट कर रहा है या उन पे फॉरएवर लूप कर रहा है जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में वो उन इनपुट्स पे तो कभी हॉल्ट ही नहीं करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई वी से दैट रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस दे आर नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो उन इनपुट्स पे हॉल्ट ही नहीं करेगा जो ये वाली इनपुट लैंग्वेज L के केस में रिजेक्ट हो रही थी या उन पे वो फॉरएवर लूप कर रहा था। उन वाली पर्टिकुलर इनपुट्स पे हॉल्ट होना चाहिए, तभी वो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। So that is something that we cannot assure. So we say that the recursively enumerable languages are not close under the complement. Now let's take some few questions on this topic. Now let's take this question which says present a Turing machine that decides the following language. The first is the phi symbol. That means we are ending in the rejecting configuration denoted by n. Then comes the empty string. So empty string means consisting of only blanks. So हमने पहले भी देखा था when we were discussing the configuration कि अगर e है that means it consisting of only blanks. तो अ स्ट्रिंग दैट्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ब्लैंक्स, उसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन कैसे बना सकते हैं जो उस लैंग्वेज को डिसाइड करे। तो राइट में मूव करते जाएंगे, हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है लाइक दिस, नाउ इट इज कंटेनिंग ऑल ब्लैंक्स ओनली। तो राइट में मूव करो, इफ वी फाइंड अ ब्लैंक देन वी एंड इन द y स्टेट, एंड इफ वी फाइंड एनी अदर सिंबल बिसाइड्स अ ब्लैंक देन वी एंड इन द n स्टेट। फॉर ए सिंबल के लिए हम ट्यूरिंग मशीन कैसे बना सकते हैं कि एक ए मिल जाए हमें तो हमारी ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर ले, ए के अलावा कुछ भी सिंबल आ रहा है और तो उसके लिए रिजेक्ट करे। तो हम राइट में मूव करा, ए मिला, हमने फिर से राइट में मूव करा, ए के मिलने के बाद अगर हमें ब्लैंक मिल रहा है तो दैट मीन्स द इनपुट इज गेटिंग एक्सेप्टेड। बट अगर आपको एक भी ए नहीं मिलता या ए के अलावा कोई सिंबल मिलता है तो भी आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर ए के मिलने के बाद आपको कोई भी और सिंबल मिल रहा है बिसाइड्स अ नॉन ब्लैंक, यानी कि ए के तो आ गया, उसके बाद बी सी कुछ भी और आए जा रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपकी इनपुट रिजेक्ट। तो फॉर एनी अदर सिंबल
besides a blank, the input is again rejected. So this is the Turing machine for this. Let's take the next question now. So it says, give a Turing machine that semi-decides the language A star B, A star B. तो सेमी डिसाइड का क्या मतलब है कि जो पर्टिकुलर इनपुट इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है उसके लिए ट्यूरिंग मशीन होल्ड करे, और जो नहीं बिलोंग कर रहे उसके लिए या तो रिजेक्ट करे या फॉरएवर उसमें लूप करते जाए. तो हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमारी ये इनपुट कॉन्फ़िगरेशन है A, एनी नंबर ऑफ A, देन B, देन A, एनी नंबर ऑफ A, देन अगेन B. सबसे पहले हम राइट में मूव करा हमने. जब तक हमें A मिलते जा रहे हैं हम राइट में मूव करते गए. अगर हमें B मिल जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेट पे आ गए, हमने फिर से राइट में मूव किया. अब अगर हमें फिर से A's मिलते जा रहे हैं तो हम इसी पे रहे. फिर से हमें ये सेकंड B मिल जाता है, हम राइट में मूव करें. इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए? ब्लैंक मिल रहा है तो हम क्या कर जाएंगे? होल्ड कर जाएंगे इन Y कॉन्फ़िगरेशन. इसके अलावा अगर मुझे स्टार्टिंग में ही ब्लैंक मिल रहे हैं, या फिर हमें क्या स्ट्रिंग मिली? A मिल गया, B मिल गए, उसके बाद फिर से A मिलने के बजाय हमें यहाँ पे ब्लैंक मिल गया, अगेन इनपुट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट. या फिर आपको A स्टार B मिल गया, A स्टार B मिल गया, उसके बाद कोई और सिंबल मिल रहा है, उस केस में भी आपकी इनपुट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट. सो एनी अदर सिंबल बिसाइड्स अ ब्लैंक, अगेन द इनपुट इज रिजेक्टेड एंड वी एंड अप इन दिस end state. So this is how we can draw a Turing machine that semi-decides this language. So this was all about this video. We'll continue with the Turing machines topic in the next video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.